60 दिनों के लिए स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छा इसका फार्मूला है मेंस का। देखिए मेंस का जो आपका एग्जाम है वो आपके प्रेजेंटेशन का है। जी सर। आप किसी चीज को कितने अच्छे से उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक पुरानी कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जी। तो जाहिर सी बात है कि जो मॉक टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लेना चाहिए। इससे उनके अपनी प्रैक्टिस का, अपने अनुभव का अंदाजा लग जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, बट रियलिटी ये है कि थोड़ा बहुत तनाव होता होना है। भी चाहिए। और इस तनाव को आप एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड में लीजिए। संदेश यही है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए और अभ्यास कभी जया नहीं होती है। एक पुरानी कहावत है कि आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फल मिलना है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको फल मिलेगा ही। और मेंस का एक मूल रहस्य जो वही है अभ्यास। आप क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए, निसंदेह आप अच्छा करेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हमें आशा है कि आप में से बहुत से अभ्यर्थी मेंस 2024 का एग्जाम भी दे रहे होंगे। इसी के संदर्भ में अभी लगभग 60 दिनों का समय बचा हुआ है, तो इस समय का सही से सदुपयोग करते हुए आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आई से फैकल्टी संजय सर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर अब हम डिस्कशन को शुरू करें तो सबसे पहले तो हमारे अभ्यर्थियों को ये बताइए कि अभी उन्हें किस तरह की चुनौतियां वो फेस कर रहे होंगे। अभी देखिए रिसेंटली अब 60 दिन का समय बचा हुआ है मेंस के एग्जाम में। सबसे पहले जो यहाँ पे बच्चों के सामने चुनौती आती है, जैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले प्री का प्रिपरेशन करते हैं, देन मेंस का क्लासेस चलती हैं, प्री कम मेंस का। जी सर। तो मेंस के हिसाब से एक तो तैयारी बहुत पहले से इनकी होनी चाहिए। हाँ। दूसरा क्या है, आजकल जो बच्चों के हम सामने देखते हैं कि वो ज़्यादा फोकस इनका नॉलेज पे रहता है, जबकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेंड उनका बिल्कुल अलग है। जी सर। केवल नॉलेज के आधार पर अब क्वेश्चन नहीं आता है। तो उस क्वेश्चन के साथ साथ अब उनको दो चीजें और डेवलप करनी चाहिए। ओवरऑल एक यूपीएससी के स्टूडेंट को मेरे अनुसार कम से कम 3 चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और उसमें वो एक ही चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है नॉलेज पर। नॉलेज के साथ साथ एक चीज उनके अंदर डेवलप होना चाहिए, वो है स्थिति का विश्लेषण। नॉलेज आपको किताबों से मिल जाएगा, लेकिन उनका जो एनालिटिकल अप्रोच है, वो एनालिटिकल स्किल उनको डेवलप करनी चाहिए। और ये जो एनालिटिकल स्किल है, आपका जो विश्लेषण करने की क्षमता है, ये एक तरीके से थोड़े समय के बाद आती है और इसकी आदत होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको नॉलेज मिल गया, अगर वो नॉलेज आप प्रॉपर विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन सीधे सीधे बिल्कुल नहीं रहता। तीसरी एक चीज ये है कि उस विश्लेषण के साथ साथ आपको अब तीसरे पे जो हमको कदम रखना है, वो है उस क्वेश्चन की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप सिविल सर्वेंट बन भी जाते हो तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप समझे गए काम से। तो किसी भी मेंस का क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं तो 3 चीजों का विशेष तौर से ध्यान, और ये मेंस के लिखने के लिए नहीं है, आपके आईएएस बनने की हम बात कर रहे हैं। तो एक नॉलेज, दूसरा उसका विश्लेषण, और तीसरा उसका अभिव्यक्ति। अब क्या होता है कि अभी जैसे कम समय बचा है, तो जाहिर सी बात है कि आप तैयारी पहले से करते आ रहे हैं। तो अब इन तैयारी के दौरान आप ये देखिएगा कि आपका कौन सा पोर्शन पहले वीक है, क्योंकि हर एक बच्चे का कुछ पोर्शन वीक होता है और कुछ स्ट्रांग होता है। और मेरे अनुसार कोई वीक होता नहीं है। जैसे अब कहते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है, तो हमारे अनुसार उसी चीज को थोड़ा सा रुक के पढ़िए। कमजोर, आपने कमजोर दिया, तो आपका जो सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर है आप उस पर फोकस कर लीजिए और ट्रेंड देख लीजिए कि पिछले 3-4 सालों से जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनके ट्रेंड क्या है, और उसी ट्रेंड के अनुसार आप अपना प्रिपरेशन करिए, आंसर राइटिंग करिए और उसको अच्छे से एक बार वॉच करिए, क्योंकि आप विश्लेषण करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। निश्चित रूप से कि मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो उन्हें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ में उसको एनालिसिस करने की, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका बेहतर रूप से अभिव्यक्ति या टोटल क्वेश्चन एनालिसिस बेस ही क्वेश्चन आ रहा है। सर। तो सर अब इसमें जो एक स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स की वो किस तरीके से अब इन 60 दिनों के लिए होनी चाहिए। 60 दिनों के लिए स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छा इसका फार्मूला है मेंस का। देखिए मेंस का जो आपका एग्जाम है वो आपके प्रेजेंटेशन का है। जी सर। आप किसी चीज को कितने अच्छे से उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक पुरानी कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब उसमें क्या है कि अगर आप
आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर में 3 चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए। एक तो आपका नोट शार्ट होना चाहिए। उस क्वेश्चन के अनुसार आपको एक फ्लो चार्ट बनाने की आदत होनी चाहिए और फ्लो चार्ट के साथ साथ टेबल भी होना चाहिए। हाँ तो जब आप इस आंसर को लिखते हैं और उसके साथ साथ फ्लो चार्ट और टेबल होता है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि नहीं, इस बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड डीप नॉलेज है। तो एग्जामिनर को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो शुरुआती लेवल से ही समझ जाता है कि नहीं, बच्चे को नॉलेज है। तो एक प्रॉब्लम फेस होती है मेंस में लिखते समय, वो क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को एक बस लिखना वो जानते हैं, वो लिखना नहीं है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो मेरा मानना है कि आप उस चीज को अच्छे से लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम रहे तो। लेकिन चूंकि मेंस में टाइम रहता नहीं है, तो टाइम नहीं रहता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप फ्लो चार्ट, टेबल का इस्तेमाल कीजिए और अपने नोट्स को जितना हो सके शार्ट में लिखिए। यानी शार्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप कम लिखिए, कम शब्दों में आप अपनी पूरी बातों को एक्सप्रेस सारगर्भित रूप से लिखने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल। जी सर, निश्चित ही कि जो प्रेजेंटेशन है उनकी उस पर मेनली फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेंस यही मांगता ही है। सर, अगर हम अब विषय विशेष की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है और उसके लिए अब क्या स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए? बेसिकली जो हम लोगों ने 5 साल का देखा है साइंस टेक का क्वेश्चन, अगर आप 5 साल की ट्रेंड एनालिसिस आप देखिए तो मैक्सिमम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्हीं ज्वलंत मुद्दों से क्वेश्चन आ रहा है। और रही बात केवल मेंस की नहीं, हम प्री में भी यही देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को यूपीएससी में शामिल ही इसलिए किया गया है कि अभ्यर्थी जो हैं वो नई तकनीकी के बारे में जानकारी हासिल करें और कुछ नहीं तो सामान्य जानकारियां उनको होनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट हमारा ट्रेंड है, 3-4 ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर पे लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें पहला है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे स्पेस में हम दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले उतरे और आप देखिएगा कि लगातार 2 साल इसी से क्वेश्चन आए हैं। हाँ। अब इस टॉपिक से एक नए टाइप के क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि आखिर इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि हम धीरे धीरे टॉप क्लास की स्पेस एजेंसी बनने की तरफ हैं। दूसरा जो हमारे साइंस टेक का पहलू है वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आजकल जैसे आप जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीकी है जिसका हर पहलू और हर क्षेत्रों में इनका योगदान है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे कृषि में हो, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो इस समय एजुकेशन फील्ड में हो रहा है और यूपीएससी हमारा तो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसके बाद हम आते हैं रोबोटिक्स पे। एक बड़ा अच्छा आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे समाज में कि क्या रोबोटिक्स या रोबोट जो है हमारे सामाजिक महत्व को या सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है कि नहीं। जैसे अभी हाल ही में एक आयरिस नामक रोबोट बनाया गया जिसको हम शिक्षक रोबोट बोलते हैं, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये भी फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है। तीसरे पे अगर हम जाते हैं, चौथा टॉपिक जो है हमारा वो है नैनो तकनीकी। नैनो तकनीकी में जैसे क्वांटम डॉट्स हैं या नैनो मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, और अभी जो 2021 में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी बनाया गया था। तो पहला हमारा सेक्शन है स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा सेक्शन है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है हमारा रोबोटिक्स जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वगैरह आ जाता है, और चौथा है हमारा एक तरीके से नैनो। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि हम एक तरीके से नवीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, और नवीकरण ऊर्जा की तरफ जाने में हमारे पास 2 बहुत अच्छे संसाधन हैं। एक संसाधन है हमारा नाभिकीय ऊर्जा और दूसरा संसाधन है हमारा सौर ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा जाने के लिए अभी भारत की एक बहुत बड़ी प्रगति हुई है कि हम लोगों ने एक ऐसा फ्यूल बनाया है जिससे रेडिएशन होने की संभावना ही नहीं है, वो है अनिल फ्यूल। तो पहला हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। इस कोर टॉपिक को हमको तैयार करना है विथ करेंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें हाल ही में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं से हमारा सामाजिक आर्थिक जो महत्व है वो कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक महत्व डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है भारत की प्रगति होगी। और इसके साथ साथ हमको एक टॉपिक और देखना है इसी में, स्वास्थ्य मुद्दे।
हाँ स्वास्थ्य संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी हमको देखना है। जो रिसेंटली अभी इशू चल रहा है, जैसे कि आपका ये एक वैक्सीन बनाया गया है अभी, उसका क्या बोलता है, डेंगू का हुआ है। कोविड से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। पूछे, कई क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने लगा। हाँ, कोविड, देखिए यूपीएससी में अजीब क्वेश्चन पूछती है। क्या है ना, जो लेटेस्ट ट्रेंड में रहता है उससे तो नहीं पूछती है, लेकिन उसके आगे और पीछे जरूर पूछती है। तो अभी कोविड को लेकर जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन जारी हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सर, जो करंट अफेयर्स की आपने बात की, तो अब करंट अफेयर्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या सोर्स हो सकता है? करंट अफेयर्स के लिए देखिए, सबसे अच्छा जो सोर्स है वो, बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि देखिए, करंट अफेयर्स आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज आपके पास है तो करंट अफेयर्स में बेटर जो है वो है हम लोगों का 365, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर्स होता है वो केवल करंट अफेयर्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अभी हम मेटावर्स की बात करें, हाँ सर। तो मेटावर्स साल भर से चर्चा में है। तो अब मेटावर्स में क्या क्या प्रगति हुई है ये तो हमारे 365 में है, लेकिन इस मेटावर्स के पीछे तकनीकी क्या है, और इस मेटावर्स के लाभ क्या है, और इस मेटावर्स से संभावित हानियां क्या हो सकती हैं। तो ये A to Z करंट अफेयर्स भी है और उसके आगे और पीछे दोनों के पहलू दिए हुए। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेटर जो हमारी सलाह है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस 365 को एक बार अच्छे से पढ़ना है, और जो इसमें 365 में आपको नहीं समझ में आए, आप अपने पुराने टेक्स्ट मटेरियल से देख लीजिए, वो आराम से आपको समझ में आ जाए। जी सर, अब यहाँ पर सर हमने टॉपिक्स भी देख लिए और उनका रिवीजन के लिए और करंट अफेयर्स के भी सोर्सेज देख लिए। अब बात आती है उसको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज। तो मॉक टेस्ट के लिए अब स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए? मॉक टेस्ट के लिए, जैसे हम लोगों का मॉक टेस्ट है, तो जनरली मॉक टेस्ट में क्या होता है कि कहीं पर भी आप टेस्ट देते हैं तो आपका आंसर राइटिंग हो गया, और वहाँ पे क्या करते हैं, आपको इतना नंबर दे दिए, या थोड़ा सा आपको वहाँ पे कर दिए कि आपका ये पॉइंट थोड़ा रॉन्ग है, इसको आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो ये दूसरे जगह होता है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं तो टेस्ट सीरीज में अब बच्चे के एनालिटिकल पोर्शन को देखा जाता है, यानी उस क्वेश्चन का वो विश्लेषण कर चुका है कि नहीं, या अच्छे से कर रहा है कि नहीं। और अगर वो अच्छे से नहीं करता है तो प्रॉपर उनकी क्लास ली जाती है, उनको क्लास बुलाया जाता है, क्लास में समझाया जाता है, और आंसर देखने के उपरांत अगर लगता है कि नहीं, इनके पास उतना सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो हम लोग इसके लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मॉक टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लेना चाहिए। इससे उनके अपनी प्रैक्टिस का, अपने अनुभव का अंदाजा लग जाता है। सर, अगर ऐसा कोई फिक्स नंबर हो कि अब लगभग 60 दिन में कितने मॉक टेस्ट दे देने चाहिए उन्हें? 60 दिन में आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 तो मॉक टेस्ट देना चाहिए। और ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, और चूंकि हमारे यहाँ जो अपना विजन आईएएस है उसमें टीचर ही इसमें इन्वॉल्व हैं, और टीचर इन्वॉल्व हैं तो जाहिर सी बात है टीचर बहुत जल्दी गलतियों को पकड़ता है। तो आप कम से कम 20 से 30 टेस्ट पेपर दीजिए और सीरियसली दीजिए। जी। और हमारे यहाँ तो सुविधा है कि हमारे क्लासरूम में आप बैठ के अच्छे से पेपर दे सकते हैं, और क्लास के बाद आपकी क्या क्या गलतियां हैं वो भी तुरंत आपको बता दी जाती है। तो इससे तैयारी में आपको एक बेहतर अनुभव मिल जाता है। हाँ सर, अब लगभग तैयारी के सारे चरणों पे बात हो चुकी है, लेकिन अब जब जब भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस दे भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस और एंजाइटी स्टूडेंट्स में लगातार बना रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, एक स्ट्रेस तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप कोई छोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं। तो स्ट्रेस, लोग कहते हैं कि नहीं स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, बट रियलिटी ये है कि थोड़ा बहुत तनाव होता है, और इस तनाव को आप एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड में लीजिए। एटीट्यूड दो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। हाँ सर। तो इसको आप पॉजिटिव एटीट्यूड में लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप ये सोचिए कि अगर मैं अच्छा कर दिया तो क्या होगा। तो ये तनाव थोड़ा बहुत आता है प्रिपरेशन के दौरान, आंसर राइटिंग के दौरान, तो ये नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं चाहिए। और आप ही नहीं, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इससे ग्रसित रहता है। तो ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, और इसमें बस आपको एक चीज ध्यान है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप दिल्ली का मौसम देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आप प्रोटीनियस चीज़ों को अच्छे से लीजिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्तर लेखन पे ध्यान दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ न्यूज़पेपर को भी आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि हमारा 3 दिन के बाद मेंस है तो हम न्यूज़पेपर छोड़ दें।
हो सकता है कि सालों पुरानी खबर वहाँ पे मिल जाए जो आपके ऐसे में वगैरह में काम आ जाए। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। मौसम के अनुसार आपको प्रोटीनियस चीज़ें ज़्यादा लेनी है। स्वास्थ्य बेहतर रखिए, सब ठीक होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहते हुए एक रूटीन को फॉलो करेंगे तो हाँ ज़्यादा बिल्कुल, आसान वो रहेगा। फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अगर आप रूटीन में नहीं फॉलो करेंगे और इस समय एक भी दिन अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो समझ जाइए कि आप कितना पीछे जाएंगे। जी सर, और उससे फिर एंजाइटी बढ़ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्रेस थोड़ा बहुत सब में रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सब में रहता है। जरूरी भी है सर। सर अब हम अपने डिस्कशन को लगभग समाप्त करने वाले हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप अगर कुछ संदेश देना चाहें तो। संदेश यही है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए और अभ्यास कभी जया नहीं होती है। एक पुरानी कहावत है कि आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फल मिलना है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको फल मिलेगा ही। और मेंस का एक मूल रहस्य जो वही है अभ्यास। आप क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए, निसंदेह आप अच्छा करेंगे, जरूर अच्छा करेंगे। जी सर, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और आपके जो डाउट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के और इन 60 दिनों का कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो हम इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट पर और डिस्कशंस लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।